उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के बुजुर्ग किसान पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मोती बाग को ऑस्कर के लिए सीधी एंट्री मिली है। एक आदमी ऑस्कर पहुंच सकता है और किस खेती करके तो हीन काम नहीं है ये। उत्तराखंड राज्य देहरादून कोटद्वार पौड़ी में नहीं बसता है। कौन मुख्यमंत्री ऐसा है जो बहकाना रहा हो जनता को कि हम 10 साल बाद हमारा गांव पूरी तरह से उजड़ जाएगा। 50 परिवारों का हमारा गांव है जो लोगों का, उसमें तीन दरवाजे खुले रहेंगे, शेष बंद हो जाएंगे। उत्तराखंड राज्य को जीवित रखना है तो गांव को जीवित रखना होगा। गांव अगर जीवित नहीं है तो उत्तराखंड राज्य का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर उत्तराखंड राज्य को बचाना है तो गांव को बचाना होगा, और गांव को बचाना है तो कृषि को बचाना होगा। अगर कृषि को आप नहीं बचा सके तो उत्तराखंड राज्य को कोई हस्ती बचा नहीं सकती। जहाँ गांव के गांव बंजर पड़ गए हैं वहाँ मैंने देखा अपना खेत, मेरे लड़के ने नहीं देखा। लड़के ने देखा भी होगा दूर से, तो नाती पोतक के लिए तो खो गए वो आप ढूंढ नहीं पाएंगे उन खेतों को। वो तो आप भूमिधर क्या, आप शरणार्थी बन गए, बस शरणार्थी रह गए, सिर्फ मकान भरा आपका रह गया, बाकी जमीन तो गई। हमारे सन 55 से 65 तक यहाँ उत्तराखंड में पहाड़ी जिलों में सर्वे हुआ, बंदोबस्त। 23 साल की उम्र में मैं सर्वे एक्सपर्ट हो गया और 28 साल की उम्र में मैंने रिजाइन भी कर दिया। क्या फैसला, ऐसी क्या चीज थी जिसने आपको इनकरेज किया कि मैं ये धरती से जोड़ूं? तो अगर नेपाली न हो तो भारत का तो काम करने को ही तैयार नहीं ना। काम जो आक्रमणता जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये रोग यहाँ गढ़वाल को बहुत खा लेगा। 28 साल का आदमी मैं 24 घंटे में 14 घंटे शारीरिक श्रम करता हूँ। अब भी लोग हैरत में रह जाते हैं। पहाड़ों के उजड़ने में एक और मुख्य भूमिका जो है महिलाओं की है। महिलाओं का पहाड़ों के प्रति मोहभंग। कोई भी महिला पहाड़ों में रहने की इच्छुक नहीं है, चाहे किसी भी मूल्य पर। तो उसका फैशन बदलेंगे रोज रोज। पर पेट का यारो क्या होगा, अरे फेयर एंड लवली के पोबारा, और माटी का यारो क्या होगा, माटी का यारो क्या होगा। मौजूदा वक्त में उत्तराखंड में दो मुद्दों पर बड़ा आंदोलन चल रहा है। एक तरफ जो है मूल निवास की मांग उठाई जा रही है, तो दूसरी तरफ है कि सख्त भू कानून लागू किया जाए। अब सख्त भू कानून की जो मांग उठाई जा रही है, कहा जा रहा है कि इसे हिमाचल प्रदेश के तर्ज पे लाया जाना चाहिए। अब बात यह आती है कि अगर सख्त भू कानून आ भी जाए तो क्या इससे बदलाव होगा, क्योंकि ये सवाल तब उठता है जब गांव के गांव खाली हो चुके हैं। भू कानून मिल भी जाएगा, खेत बच भी जाएंगे, जब उन पर जोत नहीं होगी, वो बंजर पड़े रहेंगे, तो उनसे हासिल कैसे होगा। अब ये हासिल समझने के लिए हम आपको एक ऐसे शख्स से मिला रहे हैं जिन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर अपने गांव लौटकर एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया है। आज हम बात कर रहे हैं, अगर आप सिनेमा को थोड़ा फॉलो करते होंगे तो मोती बाग नाम से एक डॉक्यूमेंट्री आई थी जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई और शायद दूसरे नंबर पर भी हो रही। मोती बाग जो डॉक्यूमेंट्री जिस शख्स पर बनी, जिस शख्स के काम पर बनी, वो हमारे साथ हैं विद्यादत्त शर्मा, डॉक्टर विद्यादत्त शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू वेरी मच हमें टाइम देने के लिए। धन्यवाद जोशी जी, धन्यवाद। तो जैसे कि हम बता रहे थे आपको, डॉक्टर विद्यादत्त शर्मा जो है, रील जरूर उन पर बनी है, एक फिल्म जरूर उन पर बनी, लेकिन वो रियल लाइफ हीरो हैं, कम से कम पहाड़ के मामले में हम ऐसी बात कह सकते हैं। तो सवाल जवाब की शुरुआत करते हैं, और जैसे कि आजकल चकबंदी का भी एक मुद्दा बड़ा चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर विद्यादत्त शर्मा वो शख्स हैं जो पहले के जो भूमि बंदोबस्त की तैयारियां हो रही थी उससे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे इसी से रखूंगा, जो घटनाक्रम चल रहा है, भू कानून की मांग उठाई जा रही है, कहा जा रहा है कि मूल निवास हमें मिलना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि अगर भू कानून मिल जाता है तो क्या हमारी खेती बाड़ी उससे बंजर से आबाद हो जाएगी और पलायन रुक जाएगा? जोशी जी, उत्तराखंड राज्य बना हमारा, और ये परिकल्पना थी कि हिमाचल के जैसे हम भी विकसित हो जाएंगे, आबाद हो जाएंगे, सरसब जो आत्मनिर्भर हो जाएंगे। लेकिन धरातल में परिस्थिति ये है कि गांव उजड़ते जा रहे हैं, आज नहीं तो कल। 10 साल बाद की सरकार तो कह रही, 10 साल बाद हम इतनी परिकल्पना कर रही है कि स्वर्ग पहुंच जाओगे, इतना विकास हो जाएगा। लेकिन मेरा अपना मानना है कि हम 10 साल बाद हमारा गांव पूरी तरह से उजड़ जाएगा। 50 परिवारों का हमारा गांव है जो लोगों का, उसमें तीन दरवाजे खुले रहेंगे, शेष बंद हो जाएंगे। मेरा मानना है कि उत्तराखंड राज्य देहरादून कोटद्वार पौड़ी में नहीं बसता है। उत्तराखंड राज्य अगर हमने शहरों की
वो की कि शहरों की प्राथमिकता समझिए, ये उन्हीं को विकास समझ लिया, तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। और तब समझिए कि हमने ये उसके ईख के बदले में ये कपास खा दिया है, गुड़ के बदले में कपास खा बैठे, ये बहुत बड़ा धोखा हो गया। मेरा मानना है कि अगर उत्तराखंड राज्य को जीवित रखना है तो गांव को जीवित रखना होगा। गांव अगर जीवित नहीं है तो उत्तराखंड राज्य का कोई अस्तित्व नहीं है। और गांव अगर खेती जीवित नहीं है, कृषि जीवित नहीं है, तो गांव में रहने का कोई औचित्य है नहीं। अगर गांव में आबाद कुछ भी हम उपज नहीं कर सके, कोई भी उत्पादन यहाँ नहीं कर सके, और नजीमाबाद बिजनौर की ही राशन के बलबूते पर वहीं की सब्जी और दूध और वही सब खा के यहाँ खाएं, तो यहाँ रहने का औचित्य क्या है? यहाँ रहने का कोई औचित्य नहीं। तो फिर तो कहीं भी बसो, गांव उजड़े समझिए, उसमें कुछ नहीं। तो मेरा मानना है कि अगर उत्तराखंड राज्य को, एक दो टूक बात है कि अगर उत्तराखंड राज्य को बचाना है तो गांव को बचाना होगा, और गांव को बचाना है तो कृषि को बचाना होगा। अगर कृषि को आप नहीं बचा सके तो उत्तराखंड राज्य को कोई हस्ती बचा नहीं सकती। सर, यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जब हम बात कर रहे हैं कि सख्त भू कानून चाहिए, कृषि बचाने की अगर कोशिशें होती हैं तो क्या किया जाए? क्या चकबंदी उसका एक सॉल्यूशन हो सकता है? अब हाँ, ये है कि सब छितरी जोत पुराने नोट, ये जो असवाल सिंह पट्टी है हमारी, ये सारे गढ़वाल की सबसे बड़ी 84 गाँव की पट्टी है असवाल सिंह। यहाँ के थोकदार हैं असवाल लोग। नगर गांव के, मिर्चोड़ा गांव के मूल गांव नगर है उनका। वो आए थे यहाँ कुछ लोग, यहाँ होम स्टे देखने। तो मैंने उनसे प्रश्न पूछा, आप लोग थोकदार हो, हिस्सेदार हो, भूमिधर हो? हाँ जी हाँ। मैंने कहा भूल जाओ, छितरी जोत पुराने नोट, छितरी जोत पुराने नोट। जहाँ आबाद है वो तो सब पता है कि मेरे खेत किसका कहाँ है। लेकिन जहाँ गांव के गांव बंजर पड़ गए हैं, वहाँ मैंने देखा अपना खेत, मेरे लड़के ने नहीं देखा। लड़के ने देखा भी होगा दूर से, तो नाती पोतक के लिए तो खो गए वो आप ढूंढ नहीं पाएंगे उन खेतों को। वो तो आप भूमिधर क्या, आप शरणार्थी बन गए, बस शरणार्थी रह गए, सिर्फ मकान भर आपका रह गया, बाकी जमीन तो गई। तो इसलिए जमीन के एक जगह में होना बहुत जरूरी है चक के रूप में। अच्छा, अब प्रश्न उठता है कि चक तो बनेंगे, लेकिन चक कैसे बनेंगे? आसान काम नहीं है। यूपी पैटर्न पर नारायण दत्त तिवारी जी से जब मुख्यमंत्री थे तब से चर्चा चले, कौन मुख्यमंत्री ऐसा है जो बहकाना रहा हो जनता को? हमारे त्रिवेंद्र राव जी थे, जब तक कृषि मंत्री थे वो। गरीब जी उसके चकबंदी के नायक थे, गरीब जी, तो उनके पीछे पीछे थे डिटो। ठीक है, कृषि मंत्री जब तक वो रहे, और जब मुख्यमंत्री बने तब मौन हो गए। तो असल में है कि चकबंदी, पहाड़ की स्थितियां भिन्न हैं और प्लेन्स की भिन्न हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे गांव में, यहाँ पट्टी असवाल में तंगोली गांव, एक नोटिफिकेशन है उसका चकबंदी का जी। तो उस आप वहाँ रहने का कुछ नहीं, तो यहाँ होम स्टे में टिकने के लिए आ गए। जब उनसे कुछ मैंने बात की तो मैंने कहा भाई यूपी पैटर्न, यहाँ का पैटर्न पर धरातल नहीं देखोगे कैसे चकबंदी होगी, तो तब तक कैसे होगा? तो कहने लगे एक आदमी, आपको तब तो देहरादून जाना चाहिए था। मैंने कहा देहरादून क्यों जाऊंगा मैं देहरादून? अरे जिसको जरूरत होगी मेरे पास आए, मुख्यमंत्री मेरे पास आए, अगर उसको समझना है कुछ तो। सही बात है। जनता की बात, जनता के हित की बात समझनी है तो धरातल पे देखे, मैं उसे समझाऊंगा कैसे होती है। अब मैं जाऊंगा वहां, अब कहेंगे ये बूढ़ा कहाँ का आ गया, किसने बुलाया? तो मैं क्यों जाऊंगा? मैंने कहा मैं नहीं जाता। तो तंगोली ऐसा है कि संयोग कि मैं सारे भारतवर्ष में, मेरा चैलेंज है ये कि पहले तो लेखपाल होता है। हमारे सन 55 से 65 तक यहाँ उत्तराखंड में पहाड़ी जिलों में सर्वे हुआ, बंदोबस्त 55 से 65-66 तक। तो इसमें पहला पद होता है लेखपाल का, अमीन। दूसरा उसका सुपरवाइजर हुआ, चाहे कानूनगो हुआ, चाहे हेड अमीन, मुंसरिम, कुछ भी पद नाम कहिए। अंतिम पद होता है एक्सपर्ट के बाद उसका कोई दूसरा, उसके एक्सपर्ट के बाद कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो संयोग है उस समय जो एक्सपर्ट थे टेक्निकल जॉब में, अमीन से हेड अमीन से एक्सपर्ट बनते बनते तो आदमी प्रौढ़ हो जाता था। और सन 65 में जो प्रौढ़ रहा होगा, 65 में,
तो तब से 50-60 साल हो गए, उसकी तो अब राख भी नहीं मिलने की है, राख भी नहीं मिलेगी। संयोग है कि मैं 23 साल की उम्र में उस पद पे पहुंच गया। 23 साल की उम्र में मैं सर्वे एक्सपर्ट हो गया और 28 साल की उम्र में मैंने रिजाइन भी कर दिया। तो संयोग है कि मैं उस विधा से परिचित, खसरा क्या होती है, खतौनी क्या होती है, नाली क्या होती है, मुट्ठी क्या होती है, इस विधा से परिचित पूरे भारत में मेरा चैलेंज है कि मेरा कोई विकल्प है नहीं, मैं हूं जीवित, सब उस धरातल में जीवित। अब जीवन तो अनित्य है, 88 साल मुझे हो गया, 88, तो जीवन अनित्य है, जीवन का कोई ठिकाना थोड़ी है कि कब तक मैं जीवित रहूंगा। तो मैंने सोचा कि हमें तो असल में राजनीति से मेरा मतलब कुछ नहीं है, मैं राजनीति में नहीं हूँ, क्योंकि मैं खेती करूं कि राजनीति करूं, तो इसलिए जिनका भी राजनीतिक दलबंदी पार्टी वालों का राज रहता है वो मुझको अलग से समझते हैं, वो कुछ अपनी उसे दूसरी भावना समझते हैं, एक पार्टी दूसरा समझती, दूसरा तीसरा, लेकिन मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं तो कृषक हूँ और राजनीति करूंगा तो कृषक किसानी नहीं होगी। इसलिए मैंने एक सोचा कि 17 में, आज से 7 साल पहले मैंने सोचा कि जीवन तो अनित्य है, कब मैं चला जाऊं, तो और पहाड़ों का हित कैसे होगा, पहाड़ों की चकबंदी कैसे हो गई, चकबंदी कोई जानते ही नहीं है, तो कल से नहीं फेल हो गया, कुछ नहीं हो गया, नहीं होता है कुछ नहीं। तो इसलिए मैं ऐसी एक फार्मूला बनाऊं कि जिसमें कि चकबंदी कोई ना बोल सके, कैसे चकबंदी संभव है। तो मैंने एक फार्मूला बनाया, एक फाइल सबमिट की 7 अप्रैल 17 को। ये 7 अप्रैल 17 को सबमिट किया है डीएम के थ्रू राज्यपाल को, ये महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड को। अच्छा, ये दिया फार्मूला कैसे होगा, ये प्रपत्र हैं सारे बने हुए हैं, ये आपने इसको दी हुई है, ये दी हुई है कि कैसे कैसे उसमें क्या बने, कितने परफॉर्म में बनेंगे, कैसे बनेंगे, पूरी फाइल सबमिट की है ये। अच्छा, तो ये फाइल यहाँ ऐसा है कि अनिवार्य चकबंदी संभव नहीं है। जैसे ये कहेंगे ना कि अनिवार्य रूप से हर गांव में चकबंदी होगी, मेरे फार्मूले में मुख्यमंत्री भी अगर उस बात को समझ ले सही ढंग से तो मान जाएगा कि ठीक बोल रहा है ये आदमी। तो चकबंदी उस गांव में होगी जहां के लोग खेती से जुड़ना चाहते हैं। ओके, अगर खेती से कोई नहीं जुड़ना चाहता तो फिर उसका मतलब क्या निकलेगा? तो कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ हमारे गांव है, सूला है, सांगड़ा, यहाँ आते हैं, रोड आइए, हर आदमी चाहेगा कि मुझे रोड साइड चाहिए। अगर खेती ना करना चाहे तो रोड साइड चाहेगा हर आदमी, तो ऐसा संभव है नहीं। बढ़िया मिलेगा तो कम मिलेगा, घटिया मिलेगा तो ज्यादा मिलेगा। लेकिन वही संभव है कि जहाँ की कृषक कृषि पे आधारित होना चाहिए, लोग खेती करना चाहिए। और जहाँ बोलेंगे हम तो ये है मेरा प्रस्ताव कि सबसे पहले तो गांव सभा उसमें बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी कि हमारे गांव की चकबंदी कर दीजिए। हम चक के रूप में भूमि जमीन से जुड़ना चाहते हैं। जमीन से जुड़ने का मतलब सड़क से जुड़ने से नहीं है, क्योंकि सड़क से जुड़ने में जहाँ खेती नहीं करना है वहाँ अगर हम जबरदस्ती बोलेंगे तो विवाद पैदा हो जाएंगे, और विवाद पैदा हो जाएगा तो बहाना बन जाएगा सरकार को कि तो सब नहीं है। तो ये अच्छा, दूसरा ये है कि यहाँ की वो है, वहाँ जो होता है, एक बार यहाँ गरीब जी लाए थे सन 3 में मेरे समझ से, यहाँ आए थे मोती बाग देखने, कमिश्नर सुभाष कुमार थे तब। और गरीब जी तो गरीब जी ने सोचा कि कमिश्नर भी अगर देख लेगा प्रत्यक्ष कि चकबंदी के क्या लाभ हैं तो हम 2 सदस्य हो जाएंगे, वहाँ 1 से 2 हो जाएंगे लड़ने के लिए। तो कमिश्नर को लाए थे यहाँ, तो उन्होंने कहा था असल में प्लेन्स में जो चकबंदी होती है तो वहाँ सुभाष कुमार जी ने कहा था कि भाई 5 साल तक वहाँ डकैतों को जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जेब सबके खाली हो गए होते हैं। पटवारी लेखपाल उसके पर उनकी होती है प्रभुता, मुखिया वही होते हैं। मेरा ये फार्मूला है, इसमें स्पष्ट है, ये सब कुछ नहीं होगा। पटवारी साक्षी भर रहेगा और गांव की 2 समितियां बनेंगी गांव मूल्यांकन के लिए। मतलब सबसे महत्व का है मूल्यांकन। अगर रोड बढ़िया भौतिक दशा तो एक सी है,
लेकिन भौगोलिक दशा यहाँ भिन्न है। प्लेन्स में तो भौतिक दशा पर आधारित होता मूल्यांकन उसका हर खेत का, लेकिन यहाँ भौतिक दशा से भी ज्यादा महत्व है भौगोलिक दशा का। एक खेत तो वैसे ही लंबे सड़क है और एक नीचे रोली में है, और दोनों का मूल्यांकन एक जैसे कर देगा कोई भी संभव नहीं है। ऐसा नहीं है, नहीं होगा, विवाद हो जाएंगे दुनिया भर के, तो आप क्या लाभ उससे। तो इसलिए मेरा फर्म यह है कि 2 गांव की 2 समितियां बनेंगी और पटवारी सिर्फ उनका वो मुंसिबर रहेगा, निरीक्षण के तौर पे वो करेगा। निरीक्षण नहीं, वो जो सुझाव देंगे वो उनका पेशकार। अच्छा, ओके, उनका पेशकार रहेगा बस, जैसे वो बोलेंगे। अब 2 समितियां अलग अलग मूल्यांकन करेंगे अपने ढंग से कि भाई इस खेत का एक आधार मान लिया कि किस खेत को हम क्या आधार मानते हैं, इसके 100 अंक मान लिए इस खेत के, तो 100 अंक अगर इस एक नाली के 100 अंक इसमें हैं तो इसका कितना लोगे। तो एक ने कहा 150, एक कमेटी ने, और दूसरे ने कहा 300, बहुत फर्क हो गया। तो फिर दोनों एक साथ बैठेंगी, तब उसका निष्कर्ष निकलेगा। अगर थोड़ा बहुत फर्क है, एक ने कहा 150, एक ने 200, तो 250 हो गया, 20 मध्य मान लिया कि ठीक है भाई, और बहुत अंतर हो रहा तो दोनों कमेटी फिर उसका वो करेंगे। मतलब मूल्यांकन बहुत महत्व का है इसमें। मूल्यांकन अगर सही ढंग से हो गया तो मुझे घटिया जमीन उतनी ज्यादा मिल जाएगी, बढ़िया मिलेगी तो बहुत कम मिलेगी। तो ये मूल्यांकन यूपी पैटर्न पर नहीं होगा, यहाँ नहीं हो सकता। सर, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया कि किस तरीके से चकबंदी की जा सकती है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आपने कहा कि जिस गांव के लोग चकबंदी करने के लिए तैयार हों उनके लिए ये पॉसिबल होगा, लेकिन जो गांव खाली होते जा रहे हैं, जहाँ बंजर जमीन हो चुकी है, क्या हम उनको बचा सकते हैं? उस स्थिति में हैं हम? बंजर असल में है सब। एक और समस्या है जोशी जी, एक तो यहाँ गढ़वाल को 2 रोग लग रहे हैं, पकी कौन मसी हुई रगड़े आटे, पकी कौन मसी हुई रगड़े आटे, जे थे जब गाड़ू छो ने रसे जाड़ू पराण, जे थे भी जब गाड़ू छो ने रसे जाड़ू पराण, भीतर हुई झुल्ला और भैरकू रेयूं चमचाटे, भैरकू रेयूं चमचाटे। कख गए वीर माधो सिंह भंडारी को औलाद, कख गए वीर माधो सिंह भंडारी को औलाद, और वो वीर वाला वो तिलू रो तेली और वो कफू चौहान। कख गए वीर माधो सिंह भंडारी के औलाद, वीर बाला तिलूरो तेलर कफू चौहान। अरे सुमन और गढ़वाली जी को स्वाभिमान, सुमन और गढ़वाली जी को स्वाभिमान। जख दिखिणा बीपीएल के अंत्योदय परिवार, जख दिखिणा बीपीएल के अंत्योदय परिवार की मनरेगा का मजदूर की रहेगी ठेकेदार, बाकी तो खाल लगड़ू में सरे गढ़वाल, बाकी तो खाल लगड़ू सरे गढ़वाल। तो सबसे मूल समस्या ये है कि अकर्मण्यता और मुफ्तखोरी, 2 रोग ऐसे लग गए हैं कि काम नहीं करना है बिना काम किए। तो जहाँ के, वही मैं बता रहा हूँ ना, खाली हो रहे हैं, वहाँ के आदमी अगर काम नहीं करना चाहते, जो गांव खाली हो रहा है, कोई अगर हमारे गांव मान लीजिए खाली हो रहा है और हमारे गांव के लोग खेती से जुड़ना ही नहीं चाहते, खेती से तो जुड़ना ही नहीं चाहते हो, तो उनको आप क्या करेंगे? उनको सरकार क्या करेगी? सरकार जबरदस्ती किसी को थोड़ी, या तो किसी बाहर के वाले को देगी या अपने अधीन कर लेगी उसने, या अपने अधिकृत कर लेगी। अधिकृत करके भी तब भी तो होगी जब दूसरे को देना, तभी तो लाभ होगा, नहीं तो जंगल बन जाएंगे, हो गए छुट्टी। तो सवाल यह है कि जहाँ के लोग अपनी भूमि को बचाने के लिए जमीन से जुड़ना चाहें, चाहे ये मैंने कह रहा हूँ खेती करो, अब तो खेती के आधुनिक का मशीनीकरण हो गया, उद्यानिकी हो गई। अभी हमारा टिमरू है, यहाँ टिमरू की खेती मैं कर रहा हूँ। टिमरू ऐसा है कि औषधीय पौधा है, न तो उसका जैसे कठिन भूमि में भी हो जाएगा। तो ये मतलब नहीं मेरा कि खेती करो, खेती से मतलब नहीं है, उद्यानिकी हो, वानिकी हो, कुछ भी अपना करे, लेकिन एक जगह में उसको मिले। तो जहाँ के लोग अपना गांव बचाना चाहें, अगर गांव के लोग ही नहीं बचाएंगे तो बाहर के लोग क्या वो करेंगे, क्या करेंगे उसमें? अच्छा, छितरी जोत में मैं तो मुझे खुशी है कि कम से कम मैं सोच रहा था कि शायद मैं वो कर रहा हूँ आप, और लोग आपको भी चिंता है इस बात की, गांव उजड़ते गांव की। तो मैं अब तक कई बार छितरी जोत पुराने नोट ये धरना पर बैठा था ना वहाँ, अच्छा, पौड़ी में कई बार बैठ चुका हूँ अब तक। तो ये है पीड़ा उत्तराखंड उजड़ते गांव की, पीड़ा उजड़ते गांव की। और प्रमुख कारण है वन्य जंतुओं का आतंक, और दूसरा बिखरी खेती। बिखरी खेती में संभव नहीं है एक खेत में मैं कब तक, ये जो हमारे खेत हैं जी, हमारे गांव के जो खेत हैं ये, तो यहाँ जो
लोग थे जी। यहाँ के लोगों ने जो जिनकी नौकरी है, दो यहाँ, एक दिवाकर बाबू थे सूला गांव में, पड़ोसी गांव। दिवाकर बाबू इंटर कॉलेज में बाबू हैं, और वो थे फणीस जी हलकारा थे जी। वहाँ पोस्टल डिपार्टमेंट में। उन्होंने तो फागुन के महीने में अपने, आज से 10-12 साल पहले जब खेती छोड़ी, उन्होंने तो फागुन के महीने में खेत आबाद किया। उन्होंने किया जिनकी नौकरी है, और जिनकी नौकरी नहीं है उन्होंने खेत छोड़ दिए, वो बैठ गए। अच्छा, तब उनको फागुन के महीने में छितरी जो थी, एक खेत वहां था, ये जुता हुआ खेत बिना बुआई के छोड़ना पड़ा उनको। हमारे गांव में शिव साहब हैं चकबंदी में, मेरे शिष्य रहे, वो सबॉर्डिनेट रहे, गया प्रसाद उनियाल यहाँ। तो उनकी श्रीमती जी बहुत कर्मठ हैं। जब गांव वालों ने सब छोड़ दिया तो उन्होंने एक चक में, जहाँ पर 2-3 खेत थे उनके, वहां उन्होंने 2-3 साल तक कोशिश की कि वहाँ उसकी खेती आबाद करने की। लेकिन उसके बाद अब हताश हो गए, पशु दुनिया भर के उजाड़ भी वहीं, जंगली जानवर भी वहीं, हताश हो गए। तो मेरा ये मानना है, असल में मैं 28 साल का आदमी हूँ, और पलायन एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। पलायन जाल फटल लगे, जन की जाल लगा देंगे ना, हम बोलेंगे मछली यहाँ से आगे न बढ़े, ऐसा संभव नहीं है। अब जब तक हम पहाड़ की अच्छाइयों को उससे परिचित नहीं होंगे, मतलब कहीं की अच्छाइयों से हम परिचित नहीं होंगे, तब तक हम उसकी उपयोगिता नहीं समझेंगे। पहली बात है, श्रम का महत्व क्या है। बाबा रामदेव बोल रहे हैं उठ बैठ करो, और हम बोल रहे हैं खेती करो, सारा योगा तो अपने आप हो जाता है। 28 साल का आदमी, मैं 24 घंटे में 14 घंटे शारीरिक श्रम करता हूँ। अब भी लोग हैरत में रह जाते हैं। अब ये बटोनी है यहाँ के बडियारगढ़ के आर्टिस्ट, तो वो आए थे कुछ दिन पहले। उन्होंने कहा साथ में तो हमने देखा ही नहीं, साथ में मैंने देखा ही नहीं अभी तक। तो अभी तक मैं सुबह से शाम तक 5 पशु मेरे रखे हुए हैं। अभी सारी खेती, उसको सारे जो कुछ भी है, गोबर से, घास से, सारी हल लगाने से सारा काम अपने आप करता हूँ। 80 साल के बाद आदमी, सरकार बोलती है तो उसको रिटायर हो गया है, तो तनख्वाह उसको डबल कर देते हैं उसको शरीर को उठाने के लिए, और हम बोल रहे हैं कि तो ऐसा नहीं है। तो पहले तो शारीरिक श्रम के महत्व को समझो। दूसरा, ऑर्गेनिक जो फसल हमारी है, हम मूल्यांकन कर रहे हैं कि हमें गेहूं के बदले गेहूं की रोटी खा रहे हैं, चावल के बदले चावल खा रहे हैं, सब स्लो पॉइजन, मंथर जहर। मैं अब तक, मुझे औषधियों की जरूरत नहीं पड़ती, दवाई क्या होती है मैं जानते नहीं हूँ। तो ये है कि यहाँ की उपज जो है हमारी, सन 41 तक हमारे पुरखे जाते थे, हमारा मार्केट था दुगड्डा, यहाँ से 40 किलोमीटर 40-50 किलोमीटर होगा वहाँ दुगड्डा, कोटद्वार से इधर दुगड्डा, वहाँ का उन्हीं, यहाँ का दुगड्डा। तो 2 दिन में जाना, 2 दिन में आना, 41 तक। तो हमारे पुरखे वर्ष भर का नमक, गुड़ और वस्त्र, 3 चीज आवश्यकता थी, जिसको मेरे से ढाकर भी बोलते थे। ढाकर। अच्छा, वर्ष में एक बार, और 30-35 किलो पीठ में वजन होता था। फतेहपुर की उकाल रहे, चल रहे। आज आंगन भया विदेश, आज आंगन में है सेव चढ़ने की, सीढ़ी चढ़ने के लिए क्षमता नहीं रह गई। तो स्लो पॉइजन, हम मंथर जहर जिसको हम खा रहे हैं ना, हवा, पहली आवश्यकता हवा की होती है। ये शुद्ध वायु कहाँ मिल रही है? कहीं भी, ये देवभूमि है, तो ये हवा कहीं नहीं मिलने की है, ये पानी कहीं नहीं मिलने का है, और ये अनाज कहाँ मिलेगा? देव दुर्लभ है। तो सब देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, सब वही बनावटी खिलाओगे। अब इतनी जनसंख्या बढ़ गई कि उनकी उधर पूर्ति तो करनी है। तो बिना रासायनिक, लंका ने जो रासायनिक खादों का उत्पादन रोक दिया, तो वहां भुखमरी हो गई, दुनिया भर की परेशानी हो गई। यहाँ भी जिस खेत में हमने एक बार रासायनिक उत्पादन वो डाल दिया, और उसको फिर ऑर्गेनिक में लाने में बहुत आसान काम नहीं है वो, और उतनी आबादी के पेट तो भरना पड़ेगा। 2 साल में मुर्गा इतना बड़ा होता था, 2 महीने में इतना बड़ा हो रहा है, और उस मुर्गे को हम खा रहे हैं, तो उसका असर कहीं ना कहीं, उसका असर होगा। आप घुटने, आप 40 साल बाद घुटने ऊपर नीचे नहीं हो रहे लोगों के। यस, सारे तो, और दुनिया भर की कोई भी डॉक्टर में उसके इतने वो है, कोई भी बिना दवाई के कोई भी आदमी स्वस्थ नहीं है। सर, क्योंकि हम आपकी बात करें, 88 साल के आप हो चुके हैं, एक्टिव हैं, बहुत बढ़िया हैं। आपने बात की कि आपका करियर नायब तहसीलदार आप थे। जब हम आपके बारे में बात करते हैं, 28 साल की उम्र में आपने सरकारी नौकरी छोड़ दी,
क्या ऐसा क्या फैसला, ऐसी क्या चीज थी जिसने आपको इनकरेज किया कि मैं ये सरकारी धरती से नौकरी जोड़ूं, यहाँ आ जाऊं? दूसरी अब ऐसा तो मैं कारण कुछ नहीं समझ सकता। जी। तो अब होनी जो होती है, होनी को कोई नहीं टाल सकता। मैं क्या कर रहा हूँ, हम तो कठपुतली भर रहे हैं, कठपुतली को नियंता तो कोई और है। हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है ये सब ऊपर उसकी इच्छा है। अब मेरे मन में आया कि नौकरी ठीक नहीं है, नौकरी तो नौकरी है, चाहे नायब तहसीलदार, कुछ नहीं तो खैर नायब तहसीलदार तहसीलदार कुछ भी हो, पद कोई भी हो, लेकिन वो तो नौकर है और मालिक मालिक है, चाहे कुछ भी हो, मालिक तो मालिक है। एक कारण कुछ ऐसा भी था कि एक बार ऐसा हुआ कि मुनस्यारी आखिरी जो वो है मिल्लम बॉर्डर हमारा आखिर, उसके बाद तिब्बत लग जाता है पिथौरागढ़ का, वो मैंने सर्वे करवाई आखिर में। तो हमारे जो बंदोबस्त अधिकारी थे जी पंत, घनश्याम पंत खंतोली के, वो मुझको जब मैंने रिजाइन दिया तो मुझे बहुत समझाने लगे कि बाबू जी ऐसा मत करो, ऐसा मत करो जी। मैंने कहा मुझे नौकरी नहीं करनी है। अब जब मैं नहीं माना तो उन्होंने आखिरी शर्त रखी कि जब एक तहसील सेटलमेंट हो जाता है तो उसकी तहसील वाइज एक रिपोर्ट लिखी जाती है, तहसील वाइज। उसको कहते हैं तहसील रिपोर्ट। मतलब यहाँ भी जैसे बारहसिंह की अलग होगी, तहसील की लैंसडाउन की अलग होगी, तहसील वाइज उसमें उसका सारा चित्रण होता है, ऐतिहासिक भौगोलिक जो भी धार्मिक स्थल जो भी है उसका सारा शब्दों में चित्रण होता है, सारी तहसील, उसको कहते हैं तहसील रिपोर्ट। तो चूंकि वहीं पर की था आखिरी बॉर्डर तक, तो उन्होंने कहा मुनस्यारी तहसील की तहसील रिपोर्ट तो लिख जाओ। मैंने कहा मैं उस स्थिति में भी अब नहीं हूँ, लेकिन रफ नोट लिख जाता हूँ और आप फेयर करवा लेना। मैं गया तो होने की बात थी। अब मुझे असल में पैसा क्या करना, पैसा पद कुछ नहीं, अपना पेट भरना है, ये तो कहीं भी होगा। और ये जन्मभूमि से अच्छा हमें कहीं नहीं लगा। एक कारण कुछ ऐसा भी था कि मेरे 100 किलोमीटर लंबा, जैसे इस पट्टी में काम हुआ, 40-45 सर्वे पार्टी होती थी, तो छोटे गांव वाले ने तो पूरा कर दिया, बड़े गांव वाला यहीं रह गया। तो छोटे गांव वाले कहाँ चले गए, आगे चले गए, पौड़ी से आगे चले गए। अच्छा, वहां भी छोटे गांव वाले ने पूरा कर दिया और बड़ा गांव वाला वहीं रह गया। तो वो पहुंच गया मिलम, 100 किलोमीटर लंबा क्षेत्र हो गया मेरा 3 पट्टियों में। यहाँ से वहां जाऊं तो कहाँ कहाँ दौड़ते रहे। तो उससे भी, और श्रीमती घरवाली को उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था। अच्छा। तो उनको साथ नहीं रख सकते, संभव नहीं था उसमें। तो कुछ कारण जो भी हुआ, मैंने सोचा कि मुझे नौकरी नहीं करनी, रिजाइन कर दिया बस। तो क्या मतलब सर, क्योंकि 28 साल की आपकी उम्र थी और आप सरकारी नौकरी से रिजाइन कर रहे हैं, तो घर वालों ने नहीं बोला कि अरे क्या कर रहा है ये? घर वालों ने कुछ नहीं बोला। अभी जो हमारा लड़का ये त्रिभुवन उनियाल है, ये जो मेरे 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां, तो घरवाली भी नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने किसी ने कहा। वो सिर्फ अपनी माँ से शिकायत करता था, बोलते हैं। अच्छा। मुझसे तो नहीं, लेकिन माँ से कि माँ अगर पापा जी नौकरी नहीं छोड़ तो हम ज्यादा पैसा होगा ना, अब किसानी से तो पहले कठिनाई होगी, उतने पैसे कहाँ होंगे। तो ये सब, लेकिन और कोई ऐसी परेशानियां नहीं हुई सर। क्योंकि आपके जो सफर आपने जिया है, जिस तरह से आपने कृषि को जिंदा किया, उस पर एक ऑस्कर नॉमिनेटेड डॉक्यूमेंट्री बनी, मोती बाग। पहले तो ये बताइए कि मोती बाग नाम, आज होम स्टे भी हम देख रहे हैं मोती बाग नाम से है, आपका जो पूरा यहाँ पर चक है वो भी मोती बाग नाम से है, उसके पीछे की क्या कहानी है? ऐसा है, हमारे पापा जी का नाम है मोतीराम उनियाल। अच्छा। ये तो हमने जब यहाँ सन त्रिभुवन उनियाल, जो आप परिचित नहीं भी होंगे, देखे, ये पौड़ी में रहते हैं, अभी थोड़ी देर में तो आने वाला है। तो इसका जन्म सन 67 का है। ओके। और उसी सन 67 से मैं यहाँ कृषि से जुड़ा हुआ। मतलब इसका जन्म और ये इसका बगीचे का सन 67 से है। अब जब थोड़ा अस्तित्व में आ गया तो हमें लगा कि इसका कुछ नामकरण होना चाहिए, नाम रखा जाना चाहिए बिना उसके। तो भतीजा हमारा, छोटा भैया हमारे चंडीगढ़ रहते हैं, अभी सबसे छोटा भैया हमारा DR उनियाल, सीनियर मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, तो अभी वो कोच है अंडर 19 पंजाब गवर्नमेंट का, अमित उनियाल, छोटा भतीजा हमारा। सबसे छोटे वाले का। और बीच का जो है CR उनियाल, उसका वो घर ही में रहते थे वो यहाँ परिवार तब भी उनका। तो उसका लड़का संजय, यहाँ उसका नामकरण था सन 77 में। तो उस दिन हमने इसका नाम सोचा कि क्या रखे, तो पिताजी के नाम पर, स्वर्गीय पिताजी के नाम पर, मोतीराम उनियाल के नाम पर मोती बाग इसका नाम रख दिया। फिर वर्षा जल टैंक बनाया इसके लिए। यहाँ तो सूखी धार में हम बैठे हैं, तो बारिश पानी इकट्ठा होता बारिश का, सारे पहाड़ों का,
तो माँ के नाम पर सुखदेव जलाशय उसका नाम रखा, ये इसका कारण है। सर अब थोड़ा सा मोती बाग से आगे बढ़ते हैं। अच्छा। जो ऑस्कर नॉमिनेटेड डॉक्यूमेंट्री बनी, ये कैसे बनी, मतलब कैसे ख्याल आया, किसने बनाई, किस तरीके से तैयार हुई? ऐसा है, मैं तो एक एक्टर भर हूँ उसका ना, इसके ये जो वो हैं निर्मल डंडियाल जो उसके निदेशक हैं, वो हमारी श्रीमती जी के दो बड़े भाई थे जो छोटे भाई हुए, तो सबसे छोटे साले का लड़का है ये निर्मल। अच्छा। तो उसका यहाँ आना जाना था, तो उसका लगा होगा कि वो डॉक्यूमेंट्री बनाने की सोच उसकी है, मतलब डॉक्यूमेंट्री बनी। हम तो एक एक्टर भर है ना, हमारी जो वो है वो, तो उसको जरूरत ये महसूस हुआ कि यहाँ कुछ विशेषता देखी होगी उसने। तो एक दिन में डॉक्यूमेंट्री नहीं बनी, वो तो कई वर्ष लगे। जब जो घटना कर, अभी मेरे 3 रूप उसमें दिखाए हुए हैं। डॉक्यूमेंट्री जो बनी है, अगर गंभीरता से अगर उसको कोई देखेगा, मेरा ये मानना है अपना कि अगर राष्ट्रपति भी उस फिल्म को देखे तो मेरे 3 रूप उसमें दिखाए हुए हैं। पहला तो मैं किसान हूँ, दूसरा मैं एक साहित्यकार हूँ, 7 काव्य संग्रह मेरे प्रकाशित हो गए, तीसरा मैं एक समाज सेवी हूँ। तो राष्ट्रपति भी अगर देखेंगे तो नतमस्तक हो जाएंगे। इसलिए क्योंकि मेरे वो अपने स्वार्थ तक सीमित नहीं है वो, तो इसलिए। अच्छा, तो अभी आप मैं दिखाऊं मूली, अभी वो अभी देखेंगे आप आकर्षण ना, तो कुछ ना कुछ। तो ये जो गोबर है जी हर खेत में, ये है आपके हाथ तो ये है सर्टिफिकेट इसके। तो ये है कि तेरे राम बसे हैं मंदिर में, मेरे राम खेत खलियानों में। एक लड़का जलंधर से नरेंद्र आया यहाँ, जब डॉक्यूमेंट्री देखी उसने, तो यहाँ होम स्टे में इस कमरे में रहा वो 3-4-5 दिन पहले, और फिर उसके बाद गया, और 3-4 महीने बाद अपने घर वाली लड़की एक कक्षा 6 में पढ़ती है, उसको लेके फिर आया, 5-6 दिन फिर रहा। तो उसने जब शुरू में बताया कि उसने कहा मैं फिल्म देखी मैंने, और 2 बातों से प्रभावित होकर मैं जलंधर से यहाँ आया हूँ। पहला तो यह है कि तेरे राम बसे हैं मंदिर में, मेरे राम खेत खलियानों में, पहली बात। दूसरा यह है कि हम शारीरिक श्रम कर रहे हैं किसी खेत में, और वन्य जंतु ने उसको फसल नष्ट हो गई, हम हताश हो गए ना कि क्या क्यों मेहनत करके हासिल किया, तो हमारा सब कर। तो लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब ये है कि बाबा रामदेव के योगाश्रम में क्या मिल रहा है आपको, बाबा रामदेव की यहाँ पे हो रही है खेती, मतलब वहाँ तो पेमेंट भी देना पड़ता है कुछ ना कुछ। तो मैं कह रहा हूँ जिस दिन जो हमने कठिन श्रम किया था खेत में, उसका प्रतिफल तो प्रगाढ़ निद्रा हमें उसी दिन मिल गई थी, उसी शाम। अब फसल तो ऐसी विषय है, फसल मिल गए तो न भी मिले तो क्या घाटा है। तो बाबा रामदेव के योगा के बराबर तो हो गया। तो इसलिए यह है कि तब चल रहा, मतलब ये सिलसिला जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है आपकी तरफ से, और मैं देख सकता हूँ कि आज भी आप जो है लगातार काम कर रहे हैं। सर मोती बाग डॉक्यूमेंट्री की जब हम बात करते हैं, मैंने भी वो डॉक्यूमेंट्री देखी, और उसमें एक उत्तराखंड में जो है नेपालियों की जो संख्या बढ़ रही है, उस पर आपने बहुत अच्छी बात कही थी। आपके सहयोगी जो डुटियाल जिन्हें हम कहते हैं यहाँ पर, वो आपके सहयोगी भी आपके साथ थे। तो सर कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि यार उत्तराखंड में जो है नेपाली बस गए हैं, उत्तराखंडियों के खेत उन्होंने खा लिए हैं। क्या सर ये तर्क सही है, या फिर हम नेपालियों से एक ऐसा है जोशी जी, ऐसा है कि खैर कहने को तो कुछ भी कह लें आदमी, अगर नेपाली और बिहारी न हो, नेपाली और बिहारी जब आप मुफ्तखोर हो गए, तो अगर नेपाली यहाँ जो परसों से हमारे यहाँ 2 आदमी लगे हुए हैं, 3 दिन हो गए आज उनको, तो अगर नेपाली न हो तो भारत का तो काम करने को ही तैयार नहीं ना। काम जो आक्रमणता जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये रोग यहाँ गढ़वाल को बहुत खा लेगा। तो अब काम ही नहीं करेंगे ना, नेपाली भी नहीं करेगा, हम भी नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा। नेपाली कम से कम उत्पादन ये तो दिखा रहे हैं कि संभव है इसी खेत में। ये यहाँ जो हमारे यहाँ नेपाली था वो 20 साल यहाँ रहा, 20 साल, और 20 साल तक कोई, मेरी श्रीमती जी को विदा हुए अभी 24वां साल लग गया। ठीक 10 दिन पहले वो नेपाली परिवार को बसा गई, अपने आप चली गई। तो मैं अकेला क्या करता यहाँ, अगर नेपाली सहयोग नहीं होता, खेत आधा मैं करता था, लेकिन पशु थे उस समय, तो लोगों की खेती होती, उजाड़ होते थे, पशु कौन चुगाएगा। मैं पशु चुगाने चला जाऊँ, यहाँ चौकीदारी कौन करेगा।
तो उन्होंने सहयोग उनका मिल गया। अगर उनका भी नहीं मिलता तो तब कैसे होता, संभव नहीं था। तो वो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो उनके भूमि के स्वामी थोड़ी बन रहे हैं। वो कम से कम आपके भूमि को कम से कम बंजर तो नहीं होने दे रहे, बंजर नहीं होने दे रहे हैं। कम से कम दिखा रहे हैं तुमको एक कि यहाँ वो अपनी जमीन बेच के आया था वहां नेपाल से जी। और यहाँ कहीं जगह रहा, कहीं यहाँ 20 साल यहाँ रहे वो। उसके बाद वो लखपति बन गए, यहाँ की सब्जी और फल बेच के लाखों कमाए। उसके बाद वो पहले साल जमीन वापस लेके आए। वहाँ एक नियम हम बता रहे हैं कि जमीन वापस फिर अगर कोई चाहे तो भाई को बेच के आया था वो वापस ले ली। ओके। दूसरे साल उसने कुछ खेत उसके लिए तैयार लकड़ी पत्री और किसी से मकान बनाने की जमीन बना के समतल करके आ गया। तीसरे साल बोला था कि 10-12 लाख रुपए नेपाली पैसा, यहाँ 7-8 लाख रुपए की बिल्डिंग मेरी बनी हुई है, बाकी वालों के लोग घास फूस के छप्पर होते हैं। और मैंने वहाँ बिल्डिंग बनाई और तब अगले साल वहीं चला गया, अब आत्मनिर्भर हो गया। तो ये है कि नेपाली जो काम करेगा वो खाएगा, मेहनत नहीं करेगा तो वो कहाँ से खाएगा, वो कहाँ से खाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट मेहनत है, जैसे आपने कहा कि वो आपकी कसरत भी है। हाँ। और आपको अगर वो फसल दे दी तो एक एडेड बोनस आपको एक उदाहरण भी तो है ही। एक लोग दुनिया को बता रहा है कि मैं तो लखपति लाखों रुपए इसी के कमा लिए और तुम नहीं कमा सकते तो तुम्हारा दोष है, जमीन भूमि का दोष नहीं है। भूमि का दोष नहीं सर, भूमि की बात कर रहे हैं हम लोग। जब डॉक्टर विद्यादत्त शर्मा की बात आती है तो आप एक रिकॉर्ड होल्डर भी हैं, आपके नाम कई रिकॉर्ड है। प्लीज सर उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। अभी मैं दिखाऊंगा आपको मूली अभी जो खड़ी है ना कुछ जी। तो हमने 26 किलो जिस समय डॉक्यूमेंट्री बनी उस समय 23 किलो की थी उसमें बड़ी मूली। पहले साल 23.5 किलो की हुई। अगले साल जो मेला लगा था डीएम आमंत्रित किए थे, सीटीओ भेजे थे उन्होंने, विधायक भी आए थे, तो उसमें 18, 20, 22, 23 किलो की बड़ी निकली क्योंकि सूख गई थी, कुछ लेट हो गई थी। अगले साल 26 किलो की निकली जो सरस मेले में 10 दिन तक प्रदर्शित हुई श्रीनगर में, 26 किलो का। तो वर्ल्ड में हम दूसरे नंबर पर हैं। जापान 31 किलो के रिकॉर्ड से पहले उसमें है और हम लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड के पात्र बने और 26 किलो हमने रिकॉर्ड बना दिया। तो कोई भी हर उत्पाद हमारा अपने ढंग का होगा। तो इसलिए कि हम भूमि क्या बोलते हैं कि दे विकट नहीं दिन, दे विकाट दिन और नर मांग परचू। देवी तो दिन काट रही है और नर बोल रहा मुझको दे, जब कहाँ से देगा, जब देवी का पेट भरा रहेगा तब तो हमारे जो है खेत ये है जीवांश है, जंगल है ऊपर, पत्तियां सड़ी गली फल, खाद उनकी गोबर खेत के पशुपालन है और उससे जैविक उसकी स्थिति भूमि की बनी हुई है ठीक ढंग की। और आप देखेंगे तो देखेंगे उसको जो आपने दिखाया है सर। लेकिन पहले इस इंटरव्यू थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं हम लोग कृषि की। डॉक्टर विद्यादत्त शर्मा एक साहित्यकार भी हैं, आप कविताएं लिखते हैं, तो थोड़ा सा अपनी साहित्य जर्नी के बारे में बताइए सर। एक कविता हम आपसे सुनना चाहेंगे। गरीबी मिट जाएगी जिस दिन, गरीबी मिट जाएगी जिस दिन, इस देश का यारो क्या होगा। गरीबी मिट जाएगी जिस दिन, इस देश का यारो क्या होगा। अरे महल अटारी चमके दमके, महल अटारी चमके दमके, पर झोपड़ियों का क्या होगा। महल अटारी चमके दमके, पर झोपड़ियों का क्या होगा। फैशन बदलेंगे रोज रोज, फैशन बदलेंगे रोज रोज, पर पेट का यारो क्या होगा। अरे फेयर एंड लवली के पोबारा, फेयर एंड लवली के पोबारा, पर माटी का यारो क्या होगा, माटी का यारो क्या होगा। गरीबी मिट जाएगी जिस दिन, इस देश का यारो क्या होगा, इस देश का यारो क्या होगा। बहुत खूब सर। सर एक क्योंकि आप कृषि से जुड़े हुए हैं और अभी भी सफल 88 साल की उम्र में भी आप सफलतापूर्वक उस काम को कर रहे हैं। अगर एक नौजवान शहर से आकर अपने गाँव जाकर कृषि करना चाहता है, उसको कैसे शुरुआत करनी चाहिए सर, क्या उसका रोड मैप हो सकता है। असल में जोशी जी सबसे बड़ी समस्या ये है, कई लोग आते हैं शहरों से और वो वीडियो फिल्म बनाओ और मैंने एक खेत, उसने वहाँ एक खेत आबाद कर दिया, मतलब प्रचार प्रसार के लिए नहीं। अगर आपको भैंस पालनी है तो भैंसिया बनना पड़ेगा। भैंस पालनी है, जब तक आप समर्पित नहीं होंगे किसी कार्य के प्रति तब तक आपको सफलता किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में समर्पण और इच्छा शक्ति आपकी बहुत जरूरी है। अगर आप खेती से जुड़ना चाहते हैं तो आपको
हलिया बनना पड़ेगा। अगर हलिया नहीं बनेंगे, हाकिम बनेंगे, तो हाकिम बन के एक काम नहीं हो सकता। धोखा दूसरे के भरोसे नहीं होगा। ऐसा है, सहायक आप ले सकते हैं, मतलब तो आप अकेला तो ये संभव नहीं है कि अकेला करें, लेकिन सहयोग लें, लेकिन स्वयं भी उसमें समर्पित जब तक नहीं होंगे तब तक उसमें सफलता की गुंजाइश नहीं है। फिर एक समस्या और है दूसरी जी। कि हम क्वालिटी और क्वांटिटी हम, क्योंकि मुफ्त में 1 रुपये 2 रुपये किलो गेहूं मिल रहा है और हमारे गेहूं का मूल्यांकन उससे करने लगेंगे तो हम कहेंगे हमारा 4 रुपये हुआ और हमारा तो कुल 1 कुंटल गेहूं हुआ, तो क्या हुआ। तो यहाँ की उपज के मूल्यांकन को जब तक हम नहीं समझ पाएंगे, हमारे समझ में नहीं आएगा वो सब। पहला सुख निरोगी काया, तो उस निरोगी काया के पीछे क्या रहस्य है, तो वो सोना और तांबा। सोना तो तोले के हिसाब से मिलेगा और तांबा किलो के हिसाब से मिलेगा। अब तांबा और सोने की आप तुलना कर लेने लगेंगे ना कि उतना ही क्यों नहीं हो रहा है ये, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन यहाँ की जो गुणवत्ता जब तक आपकी समझ में जिस दिन आ जाएगी उस दिन आप स्वतः ही दौड़ के आ जाएंगे, स्वतः इसकी अच्छाई को, कि इसका मूल्य क्या है, इसका ये तो सोना मिल रहा है यहाँ तो ये है। यहाँ की जितनी भी औषधि है, अभी जो निर्माता है उसने मेरे कमरे में एक वो पोज आया नहीं उसमें, क्योंकि उतनी जगह नहीं रही होगी फिर, लेकिन उसने वो कवरेज की है जी। उसने कहा दुनिया को ये दिखाना है कि मैं दवाई नहीं खाता। तो वो आया मेरे कमरे में कि मैं आपके कमरे में आऊँगा और आपसे प्रश्न पूछूंगा कि आपके कमरे में दवाई के पैकेट डिब्बे नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्या मतलब है। तो आप एक बोलना कि हमें दवाई नहीं खाता, मतलब दुनिया को दिखाना है कि मैं दवाई नहीं खाता। तो मैंने कहा पूछ लो। तो मेरा जो पलंग है उसके सामने होते हैं 5-5, 10-10 लीटर के डिब्बे, अच्छा, दलहन के। तो इसके जो भी ना उपज अपनी दाल गेहूं भट्ट जो भी अपना उपज है वो सब उसमें रखे होंगे। तो उसने जब प्रश्न पूछा, मैंने कहा ये जिनका मैं सेवन करता हूँ ना, ये सब औषधि है, तुम बोलो दवाई नहीं खाता। मैं तो सब दवाई खा रहा हूँ। तो जब तक आप उस तक बोल रहा हूँ ना, जब तक आप अच्छाई को पलायन तब रुकेगा जब हम उसकी अच्छाई समझेंगे। हम यहाँ क्यों रह रहे हैं, जबरदस्ती रह रहे हैं, जबरदस्ती तो हम रह नहीं पाएंगे, मन मार के रह नहीं पाएंगे। जब उसकी अच्छाई से होंगे कि ये हवा कहाँ मिल रही है, ये पानी कहाँ मिल रहा है, ये अनाज कहाँ मिल रहा है, किसी भी मूल्य पर। तो आजकल आप शहरों में देखिए, अभी एक क्या चमोली से कौन थे, एक जेई थे हमारे लड़के के साथी। अच्छा। तो वो आए थे चमोली से, तो अब बोल रहा था 2-3 साल पहले की बात है, वो बोल रहे थे पहले राजमा हमको यहाँ ₹150 रुपये किलो अपने घर लोकल मिल जाती थी। अब बोल रहा था उनका लिंक हो गया सीधे बम्बई, 600-700 रुपये किलो, 700-800 रुपये किलो हो रहा है राजमा की। अच्छा, वो भी गारंटी नहीं है कि ऑर्गेनिक है। यहाँ आपको अब सतपुली में, भूमखाल में दुनिया भर के स्टॉल मिल जाएंगे, ऑर्गेनिक सब ये है, सब सारी उड़द से लेके गेहूं से लेके, पर कोई गारंटी नहीं है दुनिया में, इतना विश्वास नहीं है कि सचमुच है या नहीं है। तो ये जो अपनी उपज है यहाँ की, जो जिसको हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, उसका कहीं विकल्प है नहीं। और जब इसको समझ लेंगे तो तब स्वतः ही देखेंगे कि लेकिन भौतिकवादी युग में ये फेयर एंड लवली की बात है ना, वो समस्या जैसे आपने अपनी कविता में कहा। एक और समस्या है दूसरी जी, पहाड़ों के उजड़ने में एक और मुख्य भूमिका जो है महिलाओं की है। महिलाओं का पहाड़ों के प्रति मोहभंग। अभी सतपाल महाराज जी के पड़ोसी एक गांव का लड़का यहाँ आया था, बोला था मैं जेई भी हूँ और खेती भी कर रहा हूँ। तो मैंने कहा ये बता कि तेरी शादी हुई कि नहीं हुई। उसने कहा 1 साल हो गई। तो मैंने कहा कर ले खेती, नहीं तो तेरी शादी नहीं होने की। कोई भी महिला पहाड़ों में रहने की इच्छुक नहीं है, चाहे किसी भी मूल्य पर। तो उसका कारण ये है कि यहाँ महिलाएं रीढ़ रही हैं, ग्रामीण जीवन की महिला रीढ़ रही, और इतनी पीढ़ियां तो उन्होंने वो कर दी। अब कोई आदमी सर्विस करता है 10-20 साल 30 साल, और उसको कहें कि तो फंड भी नहीं मिलेगा और पेंशन भी नहीं मिलेगी, तो नाराज हो जाएगा। तो उसका वो इतनी पीढ़ियों का प्रतिफल, इतनी पीढ़ी तो उन्होंने निभा लिया। अब वो उसके प्रतिफल को पूर्ण विश्राम
पूर्ण विश्राम की स्थिति में है गढ़वाल की महिला, पूर्ण विश्राम चाहती हैं। और जब पूर्ण विश्राम की स्थिति उनकी पूरी हो जाएगी 1-2 पीढ़ी, तब कहेंगे चलो हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ में काम करने। लेकिन महिला वहाँ पहाड़ में रहने की, फिर हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली बाबू ब्रांड शिक्षा प्रणाली है। हर आदमी को बाबू बनाना है, तो हर आदमी को बाबू बनाओगे तो बनाओ बाबू। बाबू कहाँ है इतनी जगह? एक ही व्यवसाय ऐसा है कि जो असंख्य हाथों को व्यवसाय रोजगार दे सकता है, वो कृषि क्षेत्र है, दूसरा कोई है नहीं। अब बेरोजगारी बढ़ेगी सब दुनिया भर की, तो लोग वापस आएंगे अपनी इस तरफ आएंगे, नहीं आएंगे, कुछ काम के नहीं रहेंगे ना वो। अब अकर हमारी महिलाएं बोलती है अब मैं ये नहीं भाड़ा नहीं उठा पाऊंगी, कुछ भाड़ा तो ना उठाए, पर साथ तो दे है, बैठने को भी तैयार नहीं। वो तो यहाँ ना, यहाँ तो सब कुछ महिलाओं को करना पड़ता। और वहाँ यह है कि हाँ जी जरा आन दफे जरा नमक को 1 पैकेट मिले, एक सब्जी तो मिले हैं, तो मिले हैं, बस तो हो जा। ये है। अरे बैठ बैठ के वो शर्म के महत्व को तो हुआ छुट्टी। ये 2 हाथ है मेरे, इस हाथ से मैंने काम लिया, सक्षम हो गया। इसे कह तू बैठा रहे, हाँ, तो वो खराब हो जाएगा। तो शर्म के महत्व को नहीं समझ रहे ना, वो तो हे दृश्य देख रहे हैं ना कि बहुत घटिया चीज है ये है। सर आखिरी 2 सवाल मैं आपसे रखना चाहूंगा, यहाँ पे इंटरव्यू को हम खत्म करते हैं। सर एक सवाल तो ये है कि हम मोती बाग की जब हम बात करते हैं, और वो जो डॉक्यूमेंट्री बनी थी, उस डॉक्यूमेंट्री के ऑस्कर में जाने के बाद क्या डॉक्टर विद्यादत्त शर्मा की जिंदगी में कुछ बदलाव आया, कुछ अलग हुआ? मेरी जिंदगी में क्या फर्क है, मैं तो यथावत हूँ। अभी एक बहू आई थी हमारी, अनिल बिष्ट, आप जानते होंगे, यहाँ पावा बाजार गीत गायक अनिल बिष्ट हमारे गायक हैं जो अनिल बिष्ट, जी। तो उनके पारिवारिक संबंध है हमारे साथ में। त्रिभुवन उनियाल हमारे वहाँ जो है लड़का, ये भी रंगकर्मी भी है ना, पत्रकारिता भी करते हैं, और इनके सहयोगी हैं वो, गढ़ कला सांस्कृतिक संस्थान के निदेशक हैं वो, ये अध्यक्ष हैं। तो अभी उनके वो हुई थी ये पिछले 2-3 महीने पहले लड़के की शादी, तो लड़का बहू आए थे यहाँ हमारे लिए, वो गिफ्ट कपड़े ससुर भेंट, जो और चार वो और सब वो लाए ना यहाँ, तो याद मिलता। तो वो 1 साल 1.5 साल पहले आई थी बहू, अनिल बिष्ट के घर वाले। वो मुझको जब से आई तब से समझाने लगे कि ससुर जी आप तो अपने को महसूस ही नहीं कर रहे, आप तो अरे भाई लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में, और फिल्म ऑस्कर पहुंच गई, हाँ। इंडिया टॉप हो गई, ये सेट ऑफ हुई जी, और ऑस्कर पहुंच गई, और फिर आप तो मैंने आप महसूस ही नहीं कर रहे हो, अब महसूस तो मैं सामान्य से, मैं तो कोई वो नहीं है, मैं तो सामान्य जैसे दिनचर्या जैसे चल रही थी दिनचर्या वो ठीक है, मैं तो ये वही आदमी हूँ, चाहे वो जो कोई कुछ भी कर ले। मैं गोबर अभी गाय में अभी होम स्टे है बना हुआ, यहाँ अरविंद जी हैं, यहाँ वहाँ के दमदेवल के नजदीक है, यहाँ अटेंडेंट जो काम करते हैं। तो कई दिन ऐसे होते हैं जहाँ यहाँ कोई नहीं है। अब मैं अकेला हूँ और ये भी 2 ही आदमी हैं, फिर भी मेरे अपनी 2 रोटी अलग बनती है, अपने बर्तन अपने आप साफ करता हूँ। मतलब लड़का हमारा और भाई जो चंडीगढ़, वो नाराज रहते हैं हमें इस बात पर, जब एक आदमी रखा हुआ है तो ये सारा बवाल तुम क्यों वो कर रहे हो। मैं कहता हूँ तुम मेरे काम में हस्तक्षेप मत करो। सुबह गाय निकालना, घास काटना, अभी घास मैंने काटा रखा हुआ उनके लिए, और गोबर निकालना, गोबर डालना खेतों में, ये पत्थर जो निकले हुए हैं सब जी, ये जो खेतों में देख रहे हैं ना सुदान है, ये जो अभी बीच बीच में निकाले हुए हैं, अभी साइड नहीं किया उनको ना, तो ये सब मेरे अपने आप करता हूँ। वो आ गया आदमी तो ठीक है, आ गया, कभी खाली रहा तो काम बटा लिया तो ठीक है न। खैर गोबर ऐसे घास और गोबर में तो नहीं छेड़ेगा ना वो, ये तो छोटे काम है। यही सबसे बड़ी दिक्कत यही है सर कि हमने कृषि के काम को बड़ा छोटा बना दिया, हीन बना दिया लोग उससे। तो मेरे जो डॉक्यूमेंट्री से मैं सोच रहा हूँ, मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि गढ़वाल ये आदमी कम से कम कृषक बोलने में अब शर्मिंदा नहीं हो रहा है, शर्मिंदा नहीं हो रहा है ना, उससे गर्व की अनुभूति हो रही है कि मैं भी प्रचार प्रसार करवा रहा है कि मैं खेती कर रहा हूँ। तो ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि वो समझ रहे हैं कि जब एक डिलीट की उपाधि एक आदमी ऑस्कर पहुंच सकता है और खेती करके, तो हीन काम नहीं है ये।
तो ये जब ये चीजें हैं। अब आप जैसा आपने कहा कि दिनचर्या मेरी वही है, जिंदगी वही है, इंसान वही है, बस वो परिष्कृत होता जा रहा है वक्त के साथ। सर 88 की आपकी उम्र हो गई है, अगर इस जिंदगी को मैं 2 लाइनों में समेटूं कि मेरी जिंदगी कैसी रही, क्या कोई रिग्रेट, कोई कसक है मन में कि काश वो चीज हो जाती तो मेरी जिंदगी संपूर्ण हो जाती? जोशी जी, बस मेरी तो ये है कि मैं देखना चाहता हूँ कि ऐसे ही एक परिकल्पना कि सब यही अपेक्षा है सब लोगों से, और आप लोगों से भी यही उम्मीद है कि आप इसी रूप में, मैंने तो एक नमूना दे दिया आपको, एक धरातल में दे दिया कि सब कुछ संभव है, और इसी का अनुकरण करें। जैसे भी, चाहे कोई चकबंदी जैसे हम करें, चकबंदी स्वैच्छिक हो, अनिवार्य हो, जबरदस्ती हो, चाहे सरकार एक्वायर कर ले जमीन, किसी जरूरतमंद को दे दे, कैसे भी, चाहे मुआवजा दे न दे, जो कुछ कोई भी विकल्प हो, लेकिन इस रूप में मैं देखूं अपने उजड़ते गढ़वाल को, ताकि वो समृद्ध हो बस, ताकि समृद्ध हो, संपन्न हो, और देवभूमि सचमुच कागजों में न हो, धरातल में हो। धरातल में हो। बहुत सुंदर बात कही डॉक्टर विद्यादत्त शर्मा जी ने। एक हमारे सामने एक साक्षात उदाहरण है कि किस तरह से कृषि को अपनाकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, आप अपने समाज को बदल सकते हैं, चीजें बदल सकती हैं, कोशिश करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, अपना टाइम देने के लिए और ढेर सारी बात करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर विद्यादत्त शर्मा जी, जिन्होंने अपनी कृषि को लेकर के, अपनी फिल्म को लेकर के, जिसमें वो एक एक्टर थे, एक्टर, साहित्यकार, एक कृषक, और बहुत सारी उपाधियां उनके साथ अभी समाज से, ये जो है समाज सेवी भी है। मुनेश्वर जो इंटर कॉलेज है, जी जी, ये जब हमारा सन में बैठा, सन 82 में, तब हाई स्कूल बना, तब इंटर कॉलेज है। तो मतलब एक समाज के स्तर पे भी आपने आंदोलन किए हैं ताकि समाज का भी भला हो सके। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर विद्यादत्त शर्मा, जिन्हें आपने ऑस्कर नॉमिनेटेड मोतीबाग डॉक्यूमेंट्री में देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हैं ये फिल्म। आप इससे आपको पता चलेगा कि कृषि को कैसे आप जो है एक अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं, और उससे सिर्फ आपका स्वास्थ्य नहीं, बल्कि आपका हेल्थ नहीं, बल्कि आपको वेल्थ भी बेहतर होगा। तो थैंक यू सर वंस अगेन। एंड इसी के साथ इस इंटरव्यू को यहीं पर खत्म करते हैं। फिर अगले एपिसोड में एक नई शख्सियत होगी, नए सवाल होंगे और नए जवाब होंगे। शुक्रिया।